यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है यूनिट नंबर 3। आज हम क्लास की 11th की यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब इस पूरी यूनिट में हम सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इस यूनिट से चैप्टर आते हैं, हम उनको देखते हैं। तो इसके यूनिट के अंदर पहला चैप्टर आता है, इसके अंदर जो पहला चैप्टर आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम फर्स्टली डील करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक देखेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल। उसके बाद हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को डील करेंगे। इस तरीके से हम अपने तीनों चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। तो हमारा जो पहली यूनिट हम शुरू कर रहे हैं आज से, उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थर्ड, ये हमारी क्लास 11th की 3rd यूनिट है। बट हम इसको सबसे पहले देखेंगे क्योंकि जब तक हम इस यूनिट को नहीं देखेंगे तब तक हम बायोलॉजी को आगे नहीं पढ़ सकते, हम सीधे बायोलॉजी को डील नहीं कर सकते। तो हमारा जो पहली मैंने जो यूनिट उठाई है वो यूनिट 3rd है। इस यूनिट को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या इस यूनिट को बोलते हैं? साइटोलॉजी। अब हम किसी भी शब्द को या किसी भी हम उस शब्द का मीनिंग समझते हैं। अब ये जो साइटोलॉजी शब्द है, साइटो प्लस लॉजी, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसका एक शब्द है साइटो, दूसरा शब्द है लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इससे आपको क्या समझ में आता है कि इसके अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे। इस पूरी यूनिट के अंदर हम सेल की स्टडी करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइटोलॉजी। अब हम इसके जब हमने ये देख लिया है तो हम साइटोलॉजी की डिफिनीशन भी लिख लेते हैं। इस डिफिनीशन को आप फिर से बताइए। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायो की वो शाखा या वो ब्रांच जिसके अंदर डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल, मतलब सेल की स्ट्रक्चर्स के बारे में और सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर इसको किस तरीके से शुरू किया गया है। तो हम जानते हैं कि एनसीईआरटी ने इस पूरी यूनिट का जो पहला चैप्टर दिया है वो उस चैप्टर का नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो एनसीईआरटी ने हमारा पहला चैप्टर दिया है उसमें क्या बताया गया है? सेल जो है, इसके हमने इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। क्या मतलब होता है? इकाई। और लाइफ का मतलब है जीवन। तो इस चैप्टर के नाम से हमको पता चलता है कि जो कोशिका, सेल का मतलब है कोशिका। तो इस चैप्टर के नाम से हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो कोशिका है वो जीवन की इकाई है। मतलब अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो उसके अंदर कोशिका का पाया जाना
ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन की जो बेसिक यूनिट है या इकाई है वो क्या है? कोशिका। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, घर है, एक घर है, ये किससे मिलकर बना होता है? एक घर के अंदर क्या क्या होता है? एक घर के अंदर रूम होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, बेडरूम। और ये कमरे किससे मिलकर के बने होते हैं? ये कमरे हमेशा वॉल्स से मिलकर के बने होते हैं, दीवालों से मिलकर के हमेशा कमरे बने होते हैं। तो ये कमरे किससे मिलकर के बने हैं? दीवालों से। और एक दीवार किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है? तो हम सारे ही जानते हैं कि एक दीवार को बनाने के लिए हमको सबसे ज़रूरत क्या होती है? ईंट की, मतलब नीड होती है। तो हम किसी भी सेल मतलब किसी भी घर को अगर बनाना चाहते हैं तो घर कैसे बनता है? बहुत सारे कमरों को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो घर बन जाता है। और एक कमरे को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? दीवारें चाहिए होती हैं। और ये दीवार किसकी बनी होती है? ये ईंट की बनी होती है। ठीक उसी प्रकार, ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं बॉडी की, ये एक एग्जाम्पल है कि जो हमारी बॉडी है उसको जब एज लाइक अ घर देखते हैं तो वो किससे बना होता है? हमारी बॉडी बनी होती है ऑर्गन के मिलने से। किसके मिलने से? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के हमारी बॉडी बनाते हैं। और हमारी ऑर्गन किससे मिल करके बने होते हैं? वो बने होते हैं टिश्यू के मिलने से। किसके मिलने से बने होते हैं? टिश्यूज़ के मिलने से। और टिश्यू किसका बना होता है? टिश्यू बना होता है सेल का, मतलब कोशिका का। अब आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास ईंट नहीं है तो आप वॉल नहीं बना सकते। अगर वॉल नहीं बन सकती तो रूम भी नहीं बन सकता। और जब रूम ही नहीं है तो घर भी नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही सेल, जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो बनती है बॉडी। इसलिए किसी भी बॉडी के बनने के लिए हमारी जो बेसिक यूनिट है या बेसिक नीड है वो किसकी होती है? सेल की होती है। मतलब हमें कोशिका की ज़रूरत होती है। तो हमारी अब आपको ये बात समझ में आ गई कि इस चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। अब हम अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी हमसे क्या बोलती है। आपने सेल के बारे में पढ़ लिया। सेल किसे कहते हैं? सेल बोलते हैं कोशिका को। और कोशिका क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की इकाई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। When you look around, जब हम अपने आसपास देखते हैं, you see both living and non-living things। हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो हमको लिविंग का मतलब है सजीव, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, थिंग्स मतलब चीज़ें। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, आपको आश्चर्य होता है और आप खुद से पूछते हैं व्हाट इज़ दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसा क्या है कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रहा है। या आपके अंदर ये भी क्वेश्चन उठ सकता है व्हाट इज़ दैट
and inanimate things does not have which a living things has। ऐसा क्या है निर्जीव वस्तुओं के अंदर जो सजीव के अंदर पाया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो सजीव में तो पाई जाती है बट निर्जीव में नहीं पाई जाती है। हम कैसे सोच क्या बता सकते हैं कि कोई एक वस्तु निर्जीव है और कोई दूसरी वस्तु सजीव है, या किसी को हम कैसे जीव सजीव और निर्जीव बोल सकते हैं। आपने अभी तक अपनी लोअर क्लासेस में सजीव और निर्जीव के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन अब हम सजीव और निर्जीव के बारे में कोशिका मतलब संरचनात्मक रूप से इसकी स्टडी करते हैं कोशिका के अंदर। तो हम जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं हुए हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, कैसे बने होते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं पाया जाता है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर होता है प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, द सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इस तरीके से हमको पता चलता है कि हम सेल की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तब हम किसी भी चीज़ को बता सकते हैं, उसकी संरचना को देखकर बता सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं पाए जाते हैं वो सब किससे मिलकर के बने होते हैं, वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड अ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल से बने होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वाइल जबकि कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हमको यहाँ पर सेल की संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। हमको एक नए सवाल की तरफ मोड़ा है, जो सवाल है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी प्रकार के पाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने अभी आपको बताया ऑन द basis of number of सेल। सेल के नंबर के बेस पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, दे आर 2 टाइप। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टी सेलुलर। अब आपको यहाँ पर दो शब्द मिले हैं, नंबर 1 यूनि, दूसरा सेलुलर। मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर का मतलब है सेल, और मल्टी का मतलब होता है मोर देन 1। सेलुलर का मतलब है सेल।
organism they have one cell, क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। और यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिज्म दे हैव more than one cell, मतलब जिनके अंदर एक सेल से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम इस चैप्टर के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ते हैं? मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डील करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म का किस तरीके का क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। सेल की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक कोशिकीय जंतु। नंबर 2 बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव, मतलब यूनिसेलुलर। एंड मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन कोशिका। क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ऑन द basis of nucleus, न्यूक्लियस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर हमारे पास ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक। नंबर 2 यूकैरियोटिक। तो हमारे पास कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए गए? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए, अब कैरियोटिक जो शब्द लिया गया है वो लिया गया था कैरियन से। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के बेस पर हमारे पास कितने प्रकार की क्या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है ओल्ड और यू का मतलब होता है न्यू। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है